हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर साथ में बात करने वाले पीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड ड्यू सोल एनसी बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी का इसका लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है चोल। जो हमारा राज्य है, राज्य कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहां की संस्कृति कैसी थी, ये सारी चीजें आज के इस यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है विथ नोट्स के साथ। और हाँ, ये आपका जो अकॉर्डिंग होने वाला है, ये एनईपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए होने वाला है। इससे पहले की जितनी वीडियो यानी 5 यूनिट जो थी वो बना के हमने रेडी कर दी हैं और हमने अपलोड भी कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, आज हम पढ़ने हैं यूनिट नंबर 6 या फिर यूनिट नंबर 6 का लेसन 6 भी आप कह सकते हो, जिसमें पढ़ने वाले हैं चोल के बारे में, यानी कि चोल जो राज्य थे, शासक थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे उनकी जो राज्य था, राज्य किस तरीके से चलाते थे, ठीक है, राज्य में सत्ता कैसी थी, प्लस उनका चलाने का जो प्रशासन था, प्रशासन कैसा था, प्लस वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहाँ पे कौन सी संस्कृति थी, यानी उनकी कैसी संस्कृति थी, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले परिचय की। तो परिचय में क्या होता है? चोल राजवंश भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंशों में से एक था। यानी कि जो चोल राजवंश था, ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो था शासन करने वाला जो था राजवंश था। चोल शासन ने भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क कायम किया। ये जो चोल शासन था ना, चोल शासन क्या, भारत, चीन और जो दक्षिण पूर्व एशिया था, यानी कि नीचे, यानी दक्षिणी पूर्व के जो नीचे के जो देश थे, है ना, जो हमारा ऐसा होता है, जो नीचे के जो देश थे ना, इनके साथ में उन्होंने क्या किया, अपने सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करने में या फिर उनसे संपर्क कायम किया। बंगाल की खाड़ी में लगातार चोल व्यापारी जहाजों के आगमन के कारण विद्वानों ने बंगाल की खाड़ी का जो चोल झील था उसके रूप में वर्णन किया है, यानी चोल झील के रूप में वर्णन किया है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में जो लगातार चोल जो व्यापारी थे ना, वो उनके जहाज जो थे आवागमन करते थे, यानी आते जाते रहते थे। तो जो विद्वान है ना, उन विद्वानों ने बंगाल की खाड़ी के जो झील थे, उस झील को क्या कहा, चोल झील के रूप में माना या फिर वर्णन किया है। बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेख बड़े पैमाने पर पाए गए, यानी बहुत बड़ी संख्या जो है हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाए गए हैं। मंदिर परिसर, जो मंदिर होते हैं, मंदिर परिसर और तमिल भाषा में रचित भक्ति साहित्य, तमिल भाषा में रचित जो भक्ति साहित्य है, चोल वंशों ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी 9वीं शताब्दी से उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। यानी कि उसमें लिखा गया है भक्ति साहित्य में, और जो चोल वंश के जो 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक में उन्होंने क्या किया, शासन किया। चोल ने वर्तमान तमिलनाडु में उपजाऊ कावेरी नदी घाटी पर शासन किया। जो चोल जो राजवंश था या शासन था, इन्होंने क्या किया, जो तमिलनाडु अभी वर्तमान जो में तमिलनाडु में उपजाऊ कावेरी नदी जो है, वहां की उस घाटी पर क्या किया, उन्होंने शासन किया। यह उनका मुख्य क्षेत्र था। यह क्या था, उनका मुख्य क्षेत्र था, जिसने एक विस्तृत राज्य के लिए एक समृद्ध कृषि संसाधन का आधार प्रदान किया। जिसने क्या है, उनको क्या, एक समृद्ध कृषि संसाधन प्रदान किया था। उन्होंने अपनी शक्ति की चरम सीमा पर काफी बड़े क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो शक्ति थी, शक्ति की चरम सीमा तक गए, यानी उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बड़े स्तर तक लेके गए, यानी शक्ति की एक चरम जो हमारी एक चरम स्तर था ना, वहां तक लेके गए। ठीक है, तुंगभद्रा दर्शन के पूरे क्षेत्र को चोल राजाओं के अधीन 2 शताब्दियों से अधिक समय तक एक राज्य के रूप में एकजुट किया गया। यानी कि तुंगभद्रा दर्शन के जो पूरे क्षेत्र को क्या होगा, चोल राजाओं के अधीन जो था, उसको 2 शताब्दियों से अधिक, यानी 2 शताब्दियों से अधिक समय तक क्या एक राज्य के रूप में एकजुट किया गया, यानी एक राज्य के रूप में क्या एकजुट किया गया, एकत्रित किया गया, यानी मेल किया गया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमारा प्रारंभिक चोल शासक, यानी स्टार्टिंग के जो चोल शासक थे वो कैसे थे, क्या थे, वो जानने वाले हैं, कौन कौन थे। ठीक है, जो प्रारंभिक चोल शासक, सबसे पहले आता है हमारा संस्थापक। कौन आता है? संस्थापक, जिनका नाम क्या था, विजयल्या। क्या नाम था उनका? विजयल्या। ठीक है, विजयल्या। यह कांची के पल्लवों के अधीनस्थ थे। ये कहते कांची के जो पल्लव थे ना, उनके अधीनस्थ थे, यानी उनके अधीन थे। उसने 850 ईस्वी में
तंजौर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने क्या किया, 850 ईस्वी में तंजौर पर क्या किया, कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है। चोल राजवंश प्रारंभिक मध्यकाल में अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर था। यानी जो चोल जो राजवंश था वो प्रारंभिक मध्यकाल में यानी स्टार्टिंग के मध्यकाल में क्या था, वो जो था उसका अपने जो प्रभाव था और शक्ति के चरम पर था, यानी उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था और शक्ति पर भी वो था बहुत आगे था। दूसरा चोल राजा आदित्य प्रथम पल्लव के वंश का कारण था। दूसरा जो था हमारा जो दूसरा चोल राजा था वो क्या था, आदित्य प्रथम था, जो पल्लव वंश के अंत का कारण था, जो क्या था, पल्लव वंश के अंत का कारण था। उनके बेटे परांतक प्रथम ने, उनका जो बेटा था क्या नाम था, परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसीम द्वितीय से मदुरई को जीत लिया। राजसीम द्वितीय था उससे क्या किया, राजसिंह दूत से क्या किया, मदुरई को जीत लिया और मदुरई कोंडा की उपाधि धारण कर ली। और मदुरई कोंडा की क्या कि उन्होंने उपाधि धारण कर ली, मदुरई का विजेता, यानी मदुरई का जो था वहां का विजेता कहलाया। उसने कावेरी नदी का उत्तर के क्षेत्र पर शासन किया। उसने क्या, कावेरी नदी का जो उत्तर वाला क्षेत्र है उस पर क्या किया, शासन किया। आदित्य विजयलय का पुत्र था। आदित्य जो था किसका था, विजयलय का पुत्र था, जिसने पल्लवों और पश्चिम गंगा साम्राज्य को हराकर चोल साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया। जिन्होंने क्या किया, पश्चिम गंगा साम्राज्य को हराकर चोल जो साम्राज्य था उस साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया, विस्तृत किया। परांतक ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए विस्तार को जारी रखा। जो परांतक था उसने क्या किया, जो उनके पिता के द्वारा जो सीमा बढ़ाने की जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखा और उसको जारी रखा। तथा 910 में, तथा क्या था, 910 में पांड्य साम्राज्य पर, जो 910 था, पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, पांड्य साम्राज्य पर क्या किया, उसने आक्रमण किया। उसने राजधानी मदुरई पर कब्जा कर लिया। उसने क्या किया, राजधानी जो थी मदुरई उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और मदुरई कोंडा की उपाधि धारण कर लिया। मदुरई कोंडा की क्या की उपाधि धारण करी। परांतक प्रथम एक महान सेनापति था। जो परांतक प्रथम था वो क्या था, एक महान सेनापति था, जिसने व्यापक विजय प्राप्त, जिसने बड़े स्तर पर क्या की विजय प्राप्त की। उसने राज्य का आंतरिक प्रशासन बहुत अच्छी तरह से संचालित किया था। उसने राज्य का जो आंतरिक प्रशासन था उसको बहुत अच्छे चलाया था। राज्य के अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको नियम कानून अच्छे से व्यवस्थित करके उसने बहुत सही ढंग से चलाया था। उन्होंने एक शिलालेख में गांव की सभा के संचालन के लिए नियम बनाए थे। उन्होंने क्या किया था, जो एक उन्होंने शिलालेख लिखा जिसमें गाँव की जो सभा थी ना उस सभा को किस तरीके से चलाया जाए, ठीक है, उसके नियम कानून को बनाया था। उन्होंने स्थानीय स्वशासन के समुचित प्रशासन के लिए कई सुधार किए। उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय स्वशासन था उसके समुचित प्रशासन के लिए क्या क्या कई सारे उन्होंने सुधार किए। राजा राज ने एक स्थायी सेना और नौसेना, जो राज्य के जो राजा थे, राज्य के राजा ने एक क्या क्या स्थायी सेना और नौसेना बनाई। क्या किया उन्होंने, नौसेना बनाई। राजा ने एक स्थायी सेना बनाई और नौसेना के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए, तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। नौसेना बनाई। सेना को हाथी सैनिकों, घुड़सवार सेना और पैदल सेना में विभाजित किया गया। जो सेना थी ना इसको इन सभी भागों में विभाजित किया गया। पैदल सेना, हाथी वाली सेना, घुड़सवार सेना, इसमें इनको विभाजित किया। नौसेना कौन थे, जो पानी में रहते थे, यानी नाव के द्वारा घूमते फिरते थे, ठीक है। पांडे, चेर और सिंहलों ने जो सिन्हल लोग थे, सिन्हलों ने चोलों के खिलाफ गठबंधन किया। जो पांडे, चेर और जो सिन्हली थे उन लोगों ने क्या किया, चोलों के खिलाफ में गठबंधन किया। और राजा ने, वहां के राज्य के जो राजा थे, राज्य के राजा ने कंदलूर युद्ध में चेर राजा भास्कर रवि वर्मन के नौसेना के बड़े बेड़े को नष्ट कर देने, समूह को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। राज्य राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उत्तरी जो राज्य के जो राजा थे उसने क्या किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। राजा ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। जो राजा था उसने क्या किया, स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए लेख और नियंत्रण प्रणाली शुरू की।
यानी कि क्या क्या स्थानीय निकायों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए क्या क्या लेख और नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको जारी रखा या फिर उसको बनाया रखा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जो व्यापार था व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पहला चोल शिष्टमंडल चीन भेजा। उन्होंने पहला चोल शिष्टमंडल कहाँ भेजा? चीन भेजा। राजराजा ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जो राज्य की जो राज राजा था उसने क्या किया? तंजावुर में क्या किया? बृहदेश्वर एक मंदिर है उसका निर्माण किया जो भगवान शिव को समर्पित था। जो किसको समर्पित था? भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर और राजधानी ने धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य किया। जो मंदिर और जो वहां की जो राजधानी थी उसने क्या किया? धार्मिक और आर्थिक यानी कि पैसे में भी और धर्म में भी दोनों गतिविधियों के केंद्र के रूप में क्या कार्य किया। 2010 में यह मंदिर 1000 साल पुराना हो गया। इन 2010 में जो अभी गया हमारा, मतलब तकरीबन आज से 15 साल पहले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? 2010 में यह जो मंदिर था ये 1000 साल पुराना हो गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा बना। और यूनेस्को का क्या? विश्व धरोहर का हिस्सा बना, जिसे ग्रेट सीविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना है। राजा राज्य के उत्तराधिकारी राजेंद्र के योग्य शासक और सफल योद्धा थे। यानी कि राजा राज के जो उत्तराधिकारी थे राजेंद्र एक योग्य शासक और सफल योद्धा थे। राजेंद्र ने 1017 में श्रीलंका पर आक्रमण किया। कब ये आक्रमण किया? 1017 में। किसने? राजेंद्र ने। और पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। पूरे द्वीप पे क्या कर? कब्जा कर लिया। सिंघल जो राजा थे, यानी जो सिंगली वहां के लोग कहा जाता है ना, सिंघल जो राजा थे, सिंघल राजा महेंद्र को बंदी बना लिया गया। सिंघल के जो राजा थे उनको महेंद्र को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। इतना क्लियर है? ठीक है। चोल की सेना बंगाल के पाल साम्राज्य तक पहुंच गई। जो चोल की जो सेना थी वो बंगाल के जो पाल लोग थे, पाल हम जो पढ़ा था इससे पहले, पाल जो साम्राज्य तक था वहां तक पहुंच गई थी, पाल वंश तक पहुंच गई थी, जहां उन्होंने महिपाल को हराया। जहां उन्होंने किसको हरा दिया? महिपाल को हरा दिया। 1025 में राजेंद्र ने हिंद महासागर में चोल सेना का नेतृत्व किया। 1025 में क्या हुआ? जो राजेंद्र था, राजेंद्र ने हिंद महासागर में चोल सेना का क्या नेतृत्व किया और श्री विजय पर हमला किया। और क्या क्या? श्री विजय पर क्या कर दिया? उन्होंने हमला कर दिया। राजेंद्र चोल ने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया। जो राजेंद्र चोल था उसने क्या किया? बहुत बड़ा और कृत्रिम मीन्स होता है अपने हाथों द्वारा बनाया गया कृत्रिम झील का निर्माण किया, जो लगभग 16 मील लंबी थी। जो लगभग कितनी लंबी थी? 16 मील लंबी थी और 3 मील चौड़ी थी। और क्या थी? 3 मील चौड़ी थी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। चोल राज और प्रशासन। हम देखने वाले चोल राज और प्रशासन। चोल राज की प्रकृति, ठीक है, हम जानने वाले चोल राज की प्रकृति कैसी, बनावट कैसी थी, ठीक है, केंद्र प्रशासन क्या था, प्रांतीय प्रशासन क्या था और सैन्य व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ये हमारे 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है चोल राज की प्रकृति। क्या था? चोल राज की प्रकृति। केंद्रीकृत राज, यानी राजा ही एकमात्र निर्णय ले सकता था। केंद्रीकृत राज था यानी कि वहां पे क्या था? यानी कि राजतंत्र चलता था। यानी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो राजा के द्वारा ही लिए जाएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है। स्थानीय सभाओं और ब्राह्मण गांव द्वार में निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो स्थानीय सभाओं और जो ब्राह्मण थे गांव द्वार में जो निभाई गई जो भूमिका थी वो क्या थी? महत्वपूर्ण थी। भक्ति आंदोलन, शहरीकरण, भूमि अनुदान में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी भक्ति आंदोलन, शहरीकरण, भूमि अनुदान में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वायत्तता, गांव और नगर प्रशासन। स्वायत्तता क्या थी? गांव और नगर प्रशासन। प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट, प्रशासन के शीर्ष यानी सबसे ऊपर किसको रखा? सम्राट को रखा जाता था या माना जाता था। ठीक है। मृत राजाओं को श्रद्धांजलि के लिए, जो लोग मर चुके हैं उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मंदिरों का निर्माण चोल काल की विशेषता थी। यानी जो भी राजा मर जाते ना उनके श्रद्धांजलि के रूप में क्या करते थे? उस राजा के नाम पर क्या करवाते थे? मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय प्रशासन। अब देखने वाले केंद्रीय प्रशासन कैसा था? राजतंत्र व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या थी? राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी राजा का शासन ही चलता था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। राजा सर्वोच्च पद था। जो राजा था वो क्या था? सर्वोच्च पद पर था। तंजावुर की प्रारंभिक राजधानी के अलावा गंगागोंड, चोलपुरम, कांचीपुरम और मदुरई क्षेत्र राजधानी थी। ये सारी क्या थी? राजधानियां थी। किसकी? प्रारंभिक जो राजधानियां थी, यानी कि
प्रारंभिक राजधानी के अलावा, स्टार्टिंग की जो राजधानी थी ना तंजावुर की, प्रारंभिक राजधानी के अलावा, तंजावुर की जो प्रारंभिक राजधानी थी उसके अलावा और भी कई सारी राजधानियां थी। वो क्या थी? गंगाकोंड, ठीक है, चोलपुरम, कांचीपुरम और मदुराई, ये क्षेत्र क्या थी? राजधानियां थी। राजा सर्वोच्च और परोपकारी अभिनायक थे। जो राजा था वो सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर था और परोपकारी यानी दयावान था। उनकी प्रशासनिक भूमिका, उनकी जो प्रशासन करने की यानी शासन करने की जो भूमिका थी, अधिकारियों को आदेश जारी करना, यानी उनका क्या था? अधिकारियों के लिए आदेश जारी करना था यानी और शासन करना था। चोल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया। चोल राजा थे, उनका क्या? मंदिरों का निर्माण भी किया। उन्होंने संपत्ति दी, उन्होंने क्या संपत्ति दी, यानी आर्थिक मदद भी की। मंदिरों ने न केवल पूजा स्थलों के रूप में कार्य किया, जो मंदिर उन्होंने केवल पूजा स्थलों के रूप में कार्य नहीं किया, बल्कि आर्थिक गतिविधि, बल्कि क्या थी? जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी कार्य किया, बल्कि आर्थिक यानी पैसे की गतिविधि के रूप में भी उन्होंने क्या कार्य किया? किसने? मंदिरों ने। राजस्व विभाग ने करों और बकाये के संग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो राजस्व है ना, राजस्व विभाग ने करों और बकाये के संग्रह में क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना क्लियर है? ठीक है, जो कर आता था ना उसने। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रांतीय प्रशासन। क्या था? प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को प्रांत या मंडलम में विभाजित किया गया। प्रांतों को बल्लनाडु यानी डिवीजन, क्या है? बल्लनाडु में डिवीजन में क्या होता है? विभाजन किया गया, ठीक है। बल्लनाडु, नाडु मीन्स क्या होता है? जिला, ठीक है। नाडु, ठीक है, जिला। कोटम यानी ग्राम समूह और कुर्म यानी गांव में विभाजित किया गया। इन सभी तीनों पार्टों में विभाजित किया गया, डिवीजन किया गया, इनको बांटा गया, ठीक है। जिला बनाया गया, ग्राम समूह बनाया गया और गांव बनाए गए, ठीक है। चोल साम्राज्य को कई प्रति में विभाजित किया गया। जो चोल प्रशासन साम्राज्य था इसको कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। स्थानीय स्तर पर केंद्र का कार्य नाडु करते थे। स्थानीय स्तर पर केंद्र का जो कार्य था कौन करते हैं? नाडु करते थे, जो कि चोल प्रशासन का आधार माने जाते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। यह एक सामाजिक और कृषक इकाई के रूप में कार्य करते थे। ये कहते हैं ये सामाजिक और कृषक इकाई के रूप में कार्य करते थे, जिनमें अनेक ग्राम शामिल, जिसमें क्या बहुत सारे ग्राम शामिल थे। राज्यों ने भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की एक बड़ी परियोजना शुरू की। जो राज्य थे ना उन्होंने क्या किया? भूमि सर्वेक्षण यानी कि भूमि की जांच पड़ताल करना और मूल्यांकन की एक बड़ी परियोजना को शुरू किया और साम्राज्य का पुनर्गठन किया। और पूरे साम्राज्य का क्या पुनर्गठन किया। गांव स्तर पर मामूली विवादों का निपटारा किया। जो गांव स्तर था ना उसको मामूली निपटारा, क्या विवादों का मामूली निपटारा कर दिया गया। नगर स्वायत्ता यानी नगर की स्वायत्ता मिली, ठीक है। ग्राम स्वायत्ता के समान थी। जो नगर की जो स्वायत्ता थी वो ग्राम स्वायत्ता के समान थी और दोनों को सभाओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। दोनों को सभाओं के द्वारा चलाया जा रहा था, प्रसारित किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर उर और सभा, स्थानीय स्तर पर कहते हैं उर और सभा, ठीक है, सहित स्थानीय निकाय प्रशासन का कार्य संभालती थी। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो उर था, उर और जो सभा थी, सभा नगरम सहित यानी नगर के साथ नगर सहित क्या था? स्थानीय निकाय प्रशासन का कार्य संभालती थी। उर साधारण गांव के कर देने वाले लोगों का समूह था। जो उर था ना वो क्या था? नगर में जो साधारण गांव के जो लोग थे जो कर देते थे ना वो लोगों का समूह था। सभा की सदस्यता गांव के ब्राह्मणों की बैठक तक ही सीमित थी। जो सभा की जो सदस्यता थी वो क्या थी? गांव के ब्राह्मण तक ही सीमित थी। नगरम शहरों और कस्बों को व्यापार के केंद्र के रूप में अधिक पाया जाता था। जो नगरम था इसको शहरों और कस्बों के व्यापार के केंद्र के रूप में अधिक पाया जाता था। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? सैन्य व्यवस्था। अब क्या आता है हमारा? सैन्य व्यवस्था। अब हम जान लेंगे वहां की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। चोल राजाओं की एक पेशेवर सेना थी। जो चोल राजा थी उनकी एक पेशेवर सेना थी। यहाँ पे सी नहीं आएगा, पे सेना आएगा, ठीक है। सेना थी जिसमें राजा सर्वोच्च सेनापति, जिसमें राजा क्या था? सर्वोच्च सेनापति होता था। इसके 4 तत्व थे। इसके क्या थे? 4 तत्व थे, जिसमें घुड़सवार सेना, हाथी वाहिनी यानी हाथियों को चलाने वाले, ठीक है, पैदल सेना और एक नौ सेना शामिल थी, जो कि हमने स्टार्ट कुछ देर पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था।
तलवारधारी सबसे स्थायी और भरोसेमंद सैनिक थे। तलवारधारी जो तलवार को रखने वाली जो सेना थी ना, वो सबसे भरोसेमंद सैनिक थे। हालांकि सेना में तीरंदाज भी थे। हालांकि सेना में क्या थे, तीरबाजी करने वाले, धनुष बाण चलाने वाले भी शामिल थे। हाथियों ने सेवा में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जो हाथी थे ना, हाथियों ने क्या किया, एक सेना की सेवा यानी सेवा में क्या एक प्रमुख भूमिका निभाई। और राजाओं के पास कई युद्ध करने वाले हाथी थे, और राजा के पास कई सारे युद्ध करने वाले हाथी थे। चोल नौसेना प्राचीन भारतीय समुद्री शक्ति की सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी। जो चोल की जो नौसेना थी ना, प्राचीन भारतीय समुद्री शक्ति की सर्वोच्च नौसेना थी। चोल राजा अपने कुशल सेना की वजह से अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने में सक्षम थे। जो चोल राजा थे ना, ये कहते हैं अपनी इनकी जो सेना थी वो बहुत ज्यादा कुशल थी, बहुत ज्यादा बेहतर थी, जिस वजह से जो अपना जो सीमा का विस्तार करने में, अपने साम्राज्य की जो सीमा थी इसको बढ़ाने में हमेशा क्या थे, सक्षम थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, अर्थव्यवस्था। अब हम जानने वाले कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भू राजस्व और व्यापार, जो भू राजस्व और व्यापार कर का आय मुख्य साधन थे। भू राजस्व यानी जमीन से आने वाला जो टैक्स था वो, और जो व्यापार था, व्यापार क्या था, कर आय का सबसे जो मुख्य साधन था वो साधन थे। चोल शासकों ने सोना चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। जो चोल शासक थे उनका क्या, सोना चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है। चोल अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कोल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चोल आएगा। चोल अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर 3 स्तरों पर आधारित थी। जो चोल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी, स्थानीय 3 स्तरों पर क्या थी, आधारित थी। कृषि वस्तुओं ने व्यवसायिक शहरों नगरों को आधार बनाए। जो कृषि थी ना, कृषि वस्तुओं ने क्या किया, व्यवसायिक शहरों नगरों को आधार बनाया। चोल शासकों ने बुनाई उद्योग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। जो चोल जो शासक थे ना, शासकों ने बुनाई उद्योग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। शुरुआती मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बुनाई समुदाय सलियार और काइकोलर थे। यानी कि शुरुआती जो मध्यकाल था, शुरुआती मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बुनाई समुदाय और सलियार और काइकोलर ये जो थे ये महत्वपूर्ण थे। काइकोलर जो थे ये महत्वपूर्ण थे। रेशम की बुनाई को प्रोत्साहित किया गया ना, रेशम के जो कपड़े थे ना, जो रेशम की बुनाई थी उसको प्रोत्साहित किया गया, बढ़ावा दिया गया। और कांचीपुरम रेशम के मुख्य केंद्र में से एक बन गया। और कांचीपुरम जो था रेशम के मुख्य केंद्रों में से एक बन गया। भूस्वामियों के अलावा अन्य लोग कृषि पर निर्भर थे। जो भूस्वामी थे ना, उनके अलावा अन्य लोग क्या किस पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। अब हम आपको जो कृषि, अगर कृषि पर निर्भर थे, वहां की कृषि व्यवस्था कैसी थी। आखिर शासन ने कृषि के लिए कुछ किया होगा ना, तो हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था कैसी थी। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि सिंचाई सुविधाओं पर काफी हद तक निर्भर करती है। कुओं और तालाबों की खुदाई के अलावा चोल शासकों ने कावेरी और अन्य नदियों पर शक्तिशाली पत्थर के बांध बनाए और जमीन के बड़े बड़े हिस्से पर पानी विस्तृत करने के लिए नहरों की खुदाई भी करवाई। इतना क्लियर है? ठीक है। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी के पास एक कृत्रिम झील बनाई। जो राजेंद्र चोल था उसने अपनी राजधानी के पास क्या है, एक कृत्रिम झील बनवाई। चोल राजाओं द्वारा किए गए विभिन्न सिंचाई उपाय से समाज की भौतिक समृद्धि में बहुत विकास हुआ। यानी कि जो राजेंद्र चोल ने क्या किया, अपनी राजधानी के पास में क्या एक कृत्रिम झील बनाई। और जो चोल राजा थे ना, चोल राजा द्वारा किए गए विभिन्न सिंचाई के उपाय, यानी जो भी उपाय किए गए थे उन उपाय के समाज की जो भौतिक जो समृद्धि थी उसको बढ़ाने में या विकास करने में बहुत ज्यादा मदद मिला। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, व्यापार। अब जाने वहां का व्यापार कैसा था। यानी व्यापार किस होता है, जल मार्गों के द्वारा होता था। ठीक है। व्यापार झील के द्वारा होता था ना, वो कैसा होता था। चोल राजाओं ने विदेशी व्यापार और समुद्री गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है या फिर किया है, जिससे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उनका प्रभाव बढ़ा। जिससे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। 9वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में, 9वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, दक्षिण भारत में व्यापार, समुद्री और वाणिज्य गतिविधि विकसित की गई। क्या की गई, विकसित की गई। दक्षिण भारतीय व्यापारियों ने अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो दक्षिण भारतीय जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी व्यापार में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई। चीन के संग राजवंश और बगदाद में अब्बासिद खलीफा मुख्य व्यापारिक भागीदार थे। यानी कि चीन के संग राजवंश और बगदाद में अब्बासी जो खलीफा थे वो मुख्य व्यापारी के भागीदार थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, समाज। अब देखने वाले कि वहां पे चोल जो साम्राज्य था वहां का समाज कैसा था। चोल राजाओं ने सार्वजनिक कल्याण के लिए भूमि दान की। यानी चोल राजा थे उन्होंने क्या किया, सार्वजनिक कल्याण के लिए, यानी कि समूह को उनका कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए क्या क्या भूमि को दान में दिया। शिलालेख से पता
चलता है कि अस्पताल का नाम वीर चोल के नाम पर रखा गया, यानी एक अस्पताल बनवाया गया था, ठीक है, जिसका नाम वीर चोल के नाम पर रखा गया था। समाज में कृषक वर्ग बहुत्य था, यानी जो समाज था उसमें कृषक जो वर्ग था वो बहुत ज्यादा था। अभिलेखों की गुणवत्ता साक्षरता और उच्च शिक्षा स्तर को इंगित करती है। जो अभिलेखों की जो गुणवत्ता है वो क्या करती है, साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग थे, और वहाँ की उच्च शिक्षा स्तर को क्या करता है, इंगित करता है इंडिकेट करता है। इन अभिलेखों को दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं। ये जो अभिलेख है, इन अभिलेखों से दरबारी जो कवि थे ना, या दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए थे। प्रतिभाशाली, ये क्या थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, कारीगर द्वारा उत्कृष्ट किए गए थे। ये जो अभिलेख थे इनको बहुत प्रतिभाशाली जो कारीगर है उनके द्वारा उत्कृष्ट किए गए थे या बनाए गए थे। शिलालेख तो क्या खुरद के बनाए जाते हैं, सेम ऐसा ही उनको किया गया था। तमिल शिक्षा का माध्यम थी, जो तमिल थी वो क्या थी, शिक्षा का माध्यम थी। धार्मिक मठ विद्या के केंद्र थे, जो धार्मिक विद्या के केंद्र थे, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त थी, जिन्हें क्या सरकारी सहायता प्राप्त थी। भूमि अनुदान से कृषि में व्यापक विस्तार और प्रसार हुआ। भूमि अनुदान से क्या हुआ, अनुदान से कृषि में व्यापक विस्तार और प्रसार हुआ, यानी बड़े स्तर पे क्या हुआ, अनुदान में क्या हुआ, कृषि में व्यापक विस्तार हुआ, यानी कृषि में बढ़ोतरी हुई। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल से पढ़ते जाना, सारी चीजों को समझते जाना है। अब आता है चोल संस्कृति, यानी अब चोल में संस्कृति कैसी थी, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है संस्कृति वाला। तो देखते हैं चोल जो संस्कृति थी, चोल संस्कृति और कला वस्तुकला कैसी थी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मंदिर की। किसकी बात करेंगे, मंदिर की। प्रारंभिक मध्यकाल में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता विशाल मंदिर परिसरों का निर्माण था। तमिलनाडु के कई इलाकों में मंदिर के आसपास शहरी केंद्र का विकास हुआ। तमिलनाडु के जितने भी मंदिर थे ना उसके आसपास में शहरी केंद्रों का विकास हुआ। तंजावुर के केंद्र में बृहदेश्वर मंदिर था। तंजावुर के केंद्र में क्या था, यानी बीच में क्या था, बृहदेश्वर मंदिर था। तंजावुर के केंद्र में क्या था, एक बृहदेश्वर जो मंदिर बनाया गया था, मंदिर था। मंदिर के चारों ओर राजनीतिक व पुजारी जो था, पुजारी वर्ग का व्यापारियों के आवास थे, यानी जो मंदिर थे ना, मंदिरों के चारों ओर क्या थे, राजनीतिक व जो राजनीति से जुड़े थे वो, और जो पुजारी थे, राजनीति व पुजारी वर्ग और व्यापारियों के आवास थे, घर थे। चोल राजाओं ने कावेरी नदी के किनारे कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। जो चोल राजा थे ना, उन्होंने कावेरी नदी के किनारे में क्या किया, बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे हमें अभी तक ये इंडिकेट हो रहा है कि इन्होंने ये क्या शिव भक्त भी थे, ऐसा आप कह सकते हो। चोल मंदिर की वास्तुकला को इसकी भव्यता के साथ सूक्ष्म कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। जो चोल मंदिर है ना, इसकी वास्तुकला को इसकी भव्यता के साथ साथ जो सूक्ष्म कारीगरी की है ना, इसको इस बारीकी से की गई कारीगरी के रूप में भी जाना जाता है। मंदिरों के निर्माण को राजा राज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल की विजय और प्रतिभा से बहुत प्रेरणा मिली है। यानी कि जो मंदिर के निर्माण को राजा चोल और उसके जो पुत्र थे राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल की विजय और प्रतिभा से बहुत प्रेरणा मिली है, ठीक है। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय वास्तुकला की शैली चोलों द्वारा विकसित की गई। द्रविड़ और या फिर जो दक्षिण भारतीय जो वास्तुकला थी, इसकी शैली को चोलों के द्वारा शुरू की गई थी। ग्राम सभा मंदिर के मंडप में ही अपनी बैठक करते थे। जो ग्राम सभा जो थी वो मंदिर का जो मंडप होता था ना, उसमें ही बैठ के करते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बताए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1009, ठीक है, 1009 से 1010 में निर्मित शिव मंदिर चोलों की भौतिक उपलब्धियों के लिए उपयुक्त स्मारक था, यानी उपलब्ध क्या था, स्मारक था या फिर स्मृति थी। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है मूर्तिकला और चित्रकारी, यानी कि मूर्तिकला कैसी और चित्रकारी कैसी थी, इसको अब हम देखने वाले हैं, और ये हमारा हो रहा है लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट टॉपिक होने वाला है। चोल काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी प्रगति देखी गई। जो चोल काल था इसमें क्या था, मूर्तिकला को भी देखा गया था। श्रीनिवास नल्लूर में कुरंगरनाथ, ठीक है, क्या है, कुरंगरनाथ मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी, चित्र बनाए गए थे, चित्र इंगित है। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर बहुत बड़े आकार के चित्र हैं। बृहदेश्वर जो मंदिर है इसके दीवारों पर बहुत बड़े बड़े चित्र हैं। चोलों को विशेष रूप से उनके नटराज कक्ष के लिए जाना जाता है। जो चोल को जो जानने का जो मुख्य एक
कर्ष है वो किसके लिए जाना, कर्ष का नहीं, कांसे का जो नटराज मूर्ति बनाया जाए डांस वाला जो नटराज मूर्ति बनाई जाती है सर्कल शेप में, वो वाली मूर्ति के रूप में इनको सबसे ज्यादा इन्हें जाना जाता है। कुंभकोणम में, कुंभकोणम, ये कुंभकोणम एक जगह है, ठीक है। कुंभकोणम में नागेश्वर मंदिर में नटराज की छवि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे अच्छा क्या उदाहरण है? विजलेश्वर मंदिर, जो विजलेश्वर मंदिर और राजा राजकेश्वर मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र भी पाए गए, यानी ये कुछ मंदिर और बनाए गए जिनके ऊपर भित्ति चित्र भी पाए गए हैं। विजलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बड़ी चित्रित आकृति अभी भी है। जो विजलेश्वर जो मंदिर है इसके ऊपर इसकी दीवारें, इस पे बड़ी चित्रें जो है अभी भी आकृतियां अभी भी बनी हुई हैं, आकृतियां है। राजेश्वर मंदिर में नटराज और कैलाश पर्वत में उसके निवास को बड़े आकार में दीवारों पर चित्रित किया गया है। यानी कि राजेश्वर जो मंदिर है वहां पे नटराज और कैलाश पर्वत में उनकी जो निवास है, निवास को बड़े आकारों में दीवारों पर क्या गया, चित्रित किया गया, फिर अंकित किया गया है। इतना क्लियर है। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर में खत्म हो गया और आज ये बुक भी आपकी यहीं पे एंड हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आएगा। देखो चैप्टर जो है इस थोड़ा बड़ा है, प्लस थोड़े कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हार्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, या फिर आप इस नोट्स को खुद डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। जहां मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी, तो आप लोग वीडियो भी जरूर देखना ताकि आपको मिस्टेक पता चल जाए कहां पर होती है। बाकी आप लोग पास बुक पढ़ने का ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप लोग क्या करो कि अपना इस वीडियो से देखकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। तो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।